Hello, friends. Welcome you all on this beautiful new session of Biomolecule. I am Kushan, which is a part of unique Kushan-based learning program. Let us start. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन which consists of only one type of amino sugar that is। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अभी दो चार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि जो काइटिन है वो एक पॉलीसेकेराइड है और एक होमोपॉलीसेकेराइड है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली वन टाइप ऑफ अमीनो सुगर, और इसमें जो मोनोमेरिक स्ट्रक्चर होगा, मोनोमेरिक फॉर्म होगी, वो एक अमीनो सुगर होगी। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्टली हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और हमें एनसीईआरटी से याद है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का एक होमोपॉलीमर होता है, और काइटिन आपको बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड देखने मिलेगा एनिमल किंगडम में। अगर हम बात करें कि जो इंसेक्टा क्लास है, उनके जो मेंबर है उनका जो आउटर एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है, और ये काइटिन आपको फंगल सेल पॉल्स में भी देखने को मिलता है। अगर हम काइटिन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे मोनोमेरिक यूनिट के फॉर्म में आपके एक अमीनो शुगर प्रेजेंट रहता है, और इस मोनोमर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप है, इसलिए इसको हम कहते हैं एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामीन, और ये काइटिन का मोनोमर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following organic compounds are present in acid insoluble fraction but are not strictly biomacromolecule। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है गिवन ऑप्शंस में जो कि इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट होता है जब हम ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में फिल्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे जो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है वहां पे प्रेजेंट रहता है, लेकिन एक स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। तो हम जानते हैं इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लिपिड्स। इसका अगर हम रीजन की बात करें तो एनसीईआरटी ने इसका रीजन एक बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, द molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि लिपिड्स आर नॉट पॉलीमेरिक। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिममली यहाँ पे ट्राईग्लिसराइड का फॉर्मेशन होगा, जिसमें एक आपके पास में ग्लिसरॉल होगा और 3 फैटी एसिड मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं। ये एक पॉलीमर नहीं है। सेकेंड थिंग यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स। मतलब इनका जो मोलिकुलर वेट है वो आपके 1800 डाल्टन से कम ही होता है, लेकिन एंड आर present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes। मतलब कि लिपिड फ्री फॉर्म में हमें नहीं मिलेंगे, ये आपको सेल मेम्ब्रेन्स एंड सेल्स के अंदर प्रेजेंट अदर मेम्ब्रेन की फॉर्म में मिलते हैं। और जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, when we grind the tissue we are disrupting the cell structure। और अगर हम बात करें सेल स्ट्रक्चर जब डिस्टर्ब होगा तो वहां पे जो सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फ्रॉम वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल। मतलब कि क्या होगा कि मान लिया यहाँ पे आपके पास ये मेम्ब्रेन है किसी भी सेल ऑर्गेनल की या फिर सेल की खुद की मेम्ब्रेन है, अगर हम इसको ग्राइंड करेंगे तो ये जगह जगह से पीसेस में टूट जाएगी, और ये पीसेस वाटर बाहर, अगर हम बात करें ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड प्रेजेंट है बाहर की और वो एसिड वाटर सॉल्यूबल पार्ट है, और यहाँ पे जो लिपिड्स है वो वाटर में इनसॉल्यूबल होने के कारण आपके पास में ग्रेन्यूल्स या वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर देती है, जिसका कंबाइन मॉलिक्यूलर मास आपके कह सकते हैं कि 1000 डाल्टन से अधिक होता है, और साइज भी बड़ा होता है, इसलिए वो फिल्ट्रेट में नहीं जा पाती है और रिटेंटेड यानी कि एसिड इनसॉल्यूबल पार्ट में रह जाती है। Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction। मतलब हम समझ रहे हैं इस बात को, और यहाँ पे एनसीईआरटी एक स्पेशल लाइन कहती है कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी मैक्रोमोलिक्यूल एक्सेप्ट लिपिड क्या बनाते हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, और यानी कि पॉलीमर्स बनाते हैं, लेकिन लिपिड एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं है।
Which of the following statement is not correct? Statement first. There is no catalytic there is no uncatalyzed metabolic conversions in a living system. अगर हम किसी भी लिविंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जितनी भी मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स होंगे वो सारे के सारे कैटलाइज्ड होंगे. सभी मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स के लिए एक ना कोई एंजाइम जरूर होगा. यहाँ तक कि वो CO2 का वाटर में घुलना एक फिजिकल प्रोसेस है, इसके लिए भी एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज. तो NCERT स्पष्ट लिखती है कि जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनके लिए ईच रिएक्शन के लिए हमारे पास में एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट रहता है. द सेकंड स्टेटमेंट इज द लिविंग स्टेट इज एन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट. ये इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट नहीं होती, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस बिकॉज लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली इनपुट चाहिए एनर्जी का, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने में मेटाबॉलिज्म हेल्प करेगा. अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो लिविंग स्टेट नहीं होगी, इसलिए हम कह सकते हैं लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस. The fourth statement, the catalyst which hasten the rate. यहाँ पे आप ध्यान दें NCERT की as it is लाइन है कि जो catalyst है, the catalyst which hasten the rate of a given metabolic conversion are also proteins. जो catalyst है वो भी protein है, and these proteins with catalytic power are named enzymes. यानी कि अगर हम बात करें for example प्रोटियोलाइटिक एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो वो एक प्रोटीन है और प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है. और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इन कैटालिटिक फंक्शन वाले प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंजाइम. एंजाइम की डेफिनेशन दी रखी है. अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पहली चीज जो NCERT में डार्क लेटर्स में लिखी हुई है वो ये है कि लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क. मतलब कि हम जानते हैं फिजिक्स से हमने पढ़ा है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो इक्विलिब्रियम में है वो किसी भी टाइप का वर्क नहीं कर सकता, लेकिन जो आपके ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर है, वो क्या करेगा, वर्क करने के लिए कैपेबल होगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. तो यहाँ पे NCERT कहती है कि लिविंग प्रोसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट. The living process is a constant effort to prevent falling into equilibrium. And अगर हम बात करें this is achieved by the energy input. यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एनर्जी इनपुट चाहिए, और एनर्जी इनपुट के लिए हमें क्या चाहिए, मेटाबॉलिज्म, जो क्या करेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा. और अगर इसीलिए हमने यहाँ पे लास्ट लाइन भी देखी थी कि द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस. विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर विल बी नो लिविंग स्टेट. फिर इसी पैराग्राफ में आपको एक इम्पॉर्टेंट लाइन ध्यान रखनी है. यहाँ पे जो आपके पास में ग्लूकोज की नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मिलीमोल पर लीटर में, वो आप याद रख सकते हैं 4.2 मिलीमोल पर लीटर से 6.1 मिलीमोल पर लीटर. और यहाँ पे हार्मोन्स के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन की रेंज है वो नैनोग्राम्स पर ml में रिलीज होते हैं. हार्मोन्स बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, इनका जो रिलीज अमाउंट है वो नैनोग्राम पर ml में मापा जाता है. एक और इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे है कि दीज बायोमोलिक्यूल्स आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स. मेटाबॉलिक फ्लक्स का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर यहाँ मान लिया कि ये A, ये B, तो यहाँ पे अगर हम बात करें और ये तीसरा C, A ने B का प्रोडक्शन किया और C ने A का प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक फ्लक्स का मतलब A आगे फर्दर B का फॉर्मेशन करेगा और C से वापस A का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब इंटर कन्वर्जन चलता रहेगा. यानी कि जो बायोमोलिक्यूल्स है वो किसमें है, एक मेटाबॉलिक फ्लक्स में है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं. Which of the following statement is not correct? पहला स्टेटमेंट है the power of enzymes is incredible indeed. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आगे ले रखी है, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं. पर पहली बात ये कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. NCERT की as it is लाइन है. Inorganic catalysts do not work efficiently at the high temperature and high pressure. यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है. हम जानते हैं कि जो आपके इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में वर्क करने के लिए कैपेबल होते हैं, जबकि जो आपके
ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जिसको हम एंजाइम कहते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वर्क नहीं कर सकते। यहाँ पे थर्ड लाइन है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सम एक्सेप्शन है जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और यहाँ पे एक एंजाइम का नाम दे रखा है जो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और उसका जो एक्टिवेटर है, कोफैक्टर है, वो जिंक होता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो फर्स्ट जो एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे हमें याद रखनी है कि एंजाइम्स कैटलाइज, मतलब एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज। बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो है आपके इनकी कैपेबिलिटी टू वर्क इन हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तो ये एफिशिएंट है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर्स, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वर्क करने के लिए कैपेबल होते हैं। जबकि वाइल एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर, हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाता है, बिकॉज सारे के सारे एंजाइम, लगभग सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे अपना टर्शरी स्ट्रक्चर खो देता है। अगर हम बात करें सेकेंड ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन की, द पावर ऑफ एंजाइम्स आर इनक्रेडिबल इंडीड, इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास एक कन्वर्जन दिखाया गया है, CO2 का H2CO3 में कन्वर्जन बताया गया है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, और यहाँ पे इसकी रेट बताई गई है 20 मॉलिक्यूल्स पर आवर, 20 मॉलिक्यूल्स पर आवर। अगर हम बात करते हैं इसी केस में जो ये रिएक्शन थी, सेम कंडीशंस में यहाँ पे हम एक एंजाइम इंट्रोड्यूस करते जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो अगर हम बात करें इस एंजाइम के द्वारा इस रिएक्शन की स्पीड की, तो जो जैसे ही हमने इस रिएक्शन में एंजाइम इंट्रोड्यूस करवाया तो इसकी जो रेट है वो कई गुना बढ़ के हो गई है 6 लाख पर सेकेंड। और अगर हम इसको पर मिनट की बात करें तो 36 मिलियन पर सेकेंड पर मिनट। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जो एंजाइम है उसने इस रिएक्शन की जो रेट है उसको 10 मिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि द पावर ऑफ एंजाइम्स आर इनक्रेडिबल इंडीड। फिर यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन ये भी था कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑलमोस्ट लिखने का रीजन ये है कि कुछ न्यूक्लिक एसिड वो भी एंजाइम की तरह वर्क करते हैं और इनको हम कहते हैं राइबोजाइम। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो 23SR RNA एक राइबोजाइम होता है जो कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की तरह काम करता है। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करता हूं तो यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। पहला है 28SR RNA जो कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की तरह काम करेगा, और दूसरा है आपके स्प्लाइसियोसोम, मतलब जो स्प्लाइसिंग के प्रोसेस को कैटलाइज करता है वो वाला एंजाइम भी एक RNA होता है, मतलब एक राइबोजाइम होता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने बात की थी जिंक +2 की, और हमारे पास में एक ऑप्शन दे रखा था कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो हमारे पास में ये वाला जो टेबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमें। ये लगभग मोस्ट ऑफ जो यहाँ पे दे रखे हैं मेटल आयंस, इनके द्वारा कैटलाइज किए जाने वाले या इनके द्वारा एक्टिवेट किए जाने वाले एंजाइम्स का नाम हमें पता होना चाहिए। अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक पहला है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, दूसरा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और तीसरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों एंजाइम का जो कैटलिस्ट है वो है जिंक +2। अगर हम बात करते हैं कॉपर +2 की तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का कैटलिस्ट है, या फिर हम कह सकते हैं इसका एक पार्ट है। Fe+2 और Fe+3 मोस्ट ऑफ उन एंजाइम्स में देखने को मिलते हैं जो कि ऑक्सीडो रिडक्टेज की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, कैटलेज है, पर ऑक्सीडेज है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा Fe+2 Fe+3। और हम जानते हैं कि काइनेज जैसे कि हेक्सोकाइनेज हो गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज हो गया, और अगर हम बात करें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, और पाइरुवेट काइनेज। तो यहाँ पे आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि पाइरुवेट काइनेज के 2 एक्टिवेटर है, मैग्नीशियम भी है और पोटेशियम भी है। फिर मॉलिब्डेनम आपको ध्यान रखना है कि ये डीनाइट्रोजिनेज एंजाइम का कैटलिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से लिया गया है। हमसे पूछा गया है कि अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये आपके वीमैक्स को अफेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसके द्वारा Km को बढ़ा दिया जाता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्राफ ये वाला दिखाया गया है वो है अब्सेंस ऑफ एनी इनहिबिटर, मतलब ये जो पहला वाला ग्राफ है वो नॉर्मल कंडीशंस का ग्राफ है, और सेकंड ग्राफ आपको जो दर्शा रहा है वो है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर के केस में। जो आपके पास ग्राफ है कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का, वो दर्शाया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि Vmax is not changed as there is still a substrate concentration where full enzyme activity can be achieved। हाँ, वो मतलब पहले वाले से ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम रेट अचीव की जा सकती है बिकॉज एंजाइम पूरा हमारे पास में है, और हमारे पास में सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ा दें तो हम Vmax गेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि Km is increased as it takes a higher substrate concentration to reach Vmax और Vmax by 2। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।